स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आज की कहानी सिर्फ एक केमिकल फैक्ट्री की कहानी नहीं है दोस्तों। यह कहानी है यूरोप के गिल्ट और भारतवर्ष के कॉम्प्रोमाइज की। जब इटली में एक फैक्ट्री ने वहां के लोकल पानी को कॉन्टैमिनेट कर दिया, दूषित कर दिया, तो इटली की सरकार ने त्वरित प्रभाव से उसको बंद कर दिया। पर कुछ ही महीनों में यह देखा गया कि उस फैक्ट्री के सारे मशीन्स, सारे कंपोनेंट्स, सारे डिजाइन, सारे पेटेंट भारत में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वो फैक्ट्री अब भारतवर्ष में स्टैब्लिश कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है पोल्यूशन आउटसोर्सिंग। जब डेवलप्ड कंट्रीज अपना एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि उनको बिजनेस चाहिए, तो इस पोल्यूशन के एंगल को, इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के एंगल को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज की कहानी सिर्फ एक केमिकल फैक्ट्री की कहानी नहीं है दोस्तों, यह कहानी है एनवायरमेंटल जस्टिस की। सवाल यह नहीं है कि यह फैक्ट्री कहां एस्टैब्लिश हुआ, सवाल यह है कि इस फैक्ट्री के बनने से किसको फायदा है और किसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में नुकसान है। और इसी को समझने और समझाने के लिए स्टडी IQ की तरफ से मैं प्रस्तुत हूं। मेरा नाम है भुवन झा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन की तरफ। मितेनी फैक्ट्री बंद होता है वाटर पोल्यूशन स्कैंडल के चलते, और उसके बाद उसके मशीनरी और पेटेंट्स आर बिल्ट बाय एन इंडियन कंपनी, इंडिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्ट्रेट अवे आप समझेंगे कुछ तो अटपटा सा है इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में। इनफैक्ट अगर इसके हिस्ट्री को हम देखें तो साल 2018 के जनवरी में विसेंजा नामक एक एरिया है, वेनेतो रीजन इटली का, वहां पे एक फैक्ट्री का कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो रहा है। यानी कि फैक्ट्री जो बना रहा है उसके चलते वहां का स्थानीय पानी दूषित होता चला जा रहा है। और स्ट्रेट अवे जनवरी के बाद अक्टूबर में जब आप पहुंचते हैं, इटली की सरकार इस फैक्ट्री को बंद करती है, कंपनी के दिवालिया निकल जाते हैं। पर फास्ट फॉरवर्ड करिए 2021 में, सेल ऑफ प्लांट्स एसेट्स टू इंडियन कंपनी। तो आखिरकार ये फैक्ट्री है क्या, बनाता क्या है, ये क्यों इतना डेंजरस है? ये कभी आपने अगर नॉन स्टिक तवा या नॉन स्टिक कुकवेयर के ऊपर खाना बनाया है, या कभी आपने पिज्जा बॉक्सेस से पिज्जा उठा के खाया है, या आपके घर में जो कारपेट है, जो फर्नीचर है, उसका अगर बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको ये डेंजरस केमिकल्स उसमें मिलेगा। और इस केमिकल का नाम है PFAS, यानी कि परफ्लोरो और पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस। जानते हैं ये PFAS को फॉरएवर केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। आखिरकार क्यों? क्योंकि ये होते हैं परसिस्टेंट, यानी कि ये अर्थ के बायो जियो केमिकल साइकिल्स में रिसाइकल नहीं होंगे, प्रोसेस नहीं होंगे। ये एक बार बन गए उसके बाद लंबे समय तक ये एग्जिस्ट करेंगे। आखिरकार क्यों? क्योंकि थोड़ा सा केमिस्ट्री है इसके पीछे। आप देखेंगे इनमें होता है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड्स। ये जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड्स होते हैं इनको कहा जाता है इनर्ट, यानी कि आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ना सनलाइट, ना पानी, ना हवा, और इसीलिए दे आर कंसिडर्ड परसिस्टेंट फॉरएवर केमिकल्स। कहां कहां मिलता है ये PFAS? नजर डालिएगा, नॉन स्टिक कुकवेयर, अगर आपके घर में टेफ्लॉन वाले प्रोडक्ट्स हैं तो समझ लीजिए उसमें PFAS है। दूसरा आप देखेंगे स्टेन या वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स, उसके बाद कारपेट्स, घर के कारपेट्स में फायर फाइटिंग फोम, फूड पैकेजिंग, पिज्जा बॉक्सेस। तो आखिरकार ये PFAS इतना डेंजरस क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ को इंपैक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ को इंपैक्ट करता है, ये एनवायरनमेंट को भी सीधा सीधा नेगेटिवली अफेक्ट करता है। सबसे पहले नजर डालिए एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा। आपके चेंजेस इन लिवर एंजाइम होंगे। आप LFT और LFT टेस्ट वगैरह कराएंगे तो आपको दिख जाएगा, अगर आप PFAS के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं आपका लिवर फंक्शनिंग बाधित होगा। सिमिलरली आप देखिए डिक्रीज इन बर्थ वेट, किडनी या टेस्टिकुलर कैंसर, इम्यून सिस्टम खराब होगा, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ये तो सीधा सीधा इंपैक्ट हुआ ह्यूमन लाइफ के ऊपर। पर इससे कहीं ज्यादा इंपैक्ट होता है ये PFAS का हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, जहां पे क्योंकि ये परसिस्टेंट होते हैं तो ये बायो एक्यूमुलेशन का प्रोसेस चालू करेंगे दोस्तों। ये बायो एक्यूमुलेशन क्या हुआ कि किसी एक एनिमल में क्योंकि ये तोड़ नहीं पा रहा है उसका बॉडी, तो वो कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ता चला जाता है, और उसके बाद उसी एनिमल को जब कोई और एनिमल खाएगा तो वो सारा पोल्यूटेंट्स ट्रांसफर हो जाएगा उस दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, दूसरे एनिमल में। उसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो दोस्तों
ये बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन जो हो रहा है, इससे हमारा फूड चेन बाधित होता है, इससे हमारे एनिमल्स के सर्वाइवेबिलिटी पे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। साथ में आप देखेंगे ये कॉन्टेमिनेट वाटर, सॉइल एंड एयर, यानी कि ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी खराब कर रहा है, एनवायरमेंट खराब कर रहा है। तो एज सच फॉरएवर केमिकल्स का जो प्रयोग है उसको जितना जल्दी बाधित करें, हम सबकी भलाई है उसमें। पर क्या ऐसा हो रहा है? जी नहीं। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों, इसके रेगुलेशन को लेके काफी सारा कंफ्यूजन है। पीएफएस, पॉलीफ्लोरो और परफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस में जब हम सब्सटेंसेस को गिनने जाते हैं, बहुत सारे हैं। और इसीलिए ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन जो अभी भी एग्जामिन कर रहा है कि बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ पीएफएस को हैजार्डस केमिकल्स बनाया गया है, यानी कि जितने सारे हजारों पीएफएस के जो केमिकल्स हैं उनमें से कुछ ही बाधित हैं। सिमिलरली आप देखेंगे रेगुलेटरी चैलेंजेस, कंपाउंड्स वेरिंग यूजेस, इनर्शिया इन रेगुलेशन, बहुत सारे हैं। सबको आपको रिसर्च करना है, सबका नेगेटिव इंपैक्ट तय करना है, और उसके बाद ही तो आप रेगुलेट करेंगे या बैन करेंगे। तो ये तो रहा वेस्टर्न वर्ल्ड का मामला। पर जब हम बात करते हैं अपने भारतवर्ष की, तो यहां पे भी पीएफएस को लेकर ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। सबसे पहले नजर डालिए, इंडिया लैक्स इनफोर्सेबल ड्रिंकिंग वाटर लिमिट्स फॉर पीएफएस। हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, चाहे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पोल्यूशन के मेजरमेंट और उनके इन्फोर्समेंट के लिए, उनके रूल्स में भी पीएफएस लार्जली अभी इंट्रोड्यूस्ड ही नहीं है। तो जब सरकारी दस्तावेज पे नहीं है तो आप इन्फोर्स कैसे करेंगे? सिमिलरली आप देखिएगा, एफएसएसएआई ने रिसेंटली एक प्रपोज किया है बैन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनके हिसाब से ऑब्वियसली पीएफएस तो गंदा है, ना सिर्फ खाने में बायो एक्यूमुलेशन, पर हमारे प्लास्टिक या हमारे पैकेजिंग मटेरियल में भी होगा। तो उन्होंने एक रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाला है, पर उस पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, जिसके चलते ये लैक ऑफ रेगुलेशन का ही फायदा उठा रहे हैं ये कंपनीज। तो जब हमने समझ लिया कि पीएफएस का नेगेटिव इंपैक्ट क्या है और क्यों ये इतना डेंजरस है, अब सवाल उठता है वही, बिजनेस या एनवायरमेंट, किसको प्राथमिकता देंगे आप? क्योंकि उन दोनों का द्वंद्व ही तो सस्टेनेबिलिटी है दोस्तों। तो सबसे पहले नजर डालिए, मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू इंडिया, ये रेज करता है क्वेश्चन ऑफ पोल्यूशन आउटसोर्सिंग, क्योंकि हमारे यहां रूल्स रेगुलेशंस वीकर हैं एज कंपेयर टू इटली। इसी का फायदा उठाते हैं वो कंपनीज जो इस तरीके के हैजार्डस केमिकल्स को इंपोर्ट करते हैं, उसके मटेरियल, उसके मशीन्स, उसके डिजाइन, उसके पेटेंट को खरीदते हैं, और क्योंकि यहां पे रूल रेगुलेशन कम है तो उसको इस्टेब्लिश करते हैं, फायदा उठाते हैं। जैसा कहते हैं ना, ऑल लाइव्स आर इक्वल, सम लाइव्स आर मोर इक्वल देन द अदर्स। सिमिलरली आप देखेंगे इंडियाज रेगुलेटरी गैप्स, पीएफएस नॉट वेल रेगुलेटेड, और कम्युनिटीज आर ऑलरेडी वल्नरेबल। जहां पे ये बनाया गया है पीएफएस का फैक्ट्री, भारत में रत्नागिरी महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आप देखेंगे कोस्टल कम्युनिटीज हैं, फिशरमैन हैं, जो सीधा सीधा उनका लाइवलीहुड, उनका खाना पानी, खर्चा पानी सब डिपेंडेंट है उनके एनवायरमेंट के ऊपर। एनवायरमेंट दूषित, लाइवलीहुड प्रभावित, लाइवलीहुड प्रभावित, पॉवर्टी लेवल्स ऊपर, लॉस किसका हुआ? भारत के लोगों का। तो जब हमने यह समझ लिया, आखिरकार कुछ एविडेंसेस हैं क्या भारत में पीएफएस को लेके? जी हां, इनफैक्ट आप देखेंगे परफ्लोरो कंपाउंड्स कहां कहां मिले हैं? गंगा नदी में हमको, सुंदरबन के मैंग्रोव में हमको, सिमिलरली माउंटेन के स्नो में भी पीएफएस मिला हुआ है दोस्तों। ये भारत के अपने रिसर्चर्स ने स्टैब्लिश किया है। और ना सिर्फ हमारे वाटर बॉडीज या माउंटेनस रीजन्स में, आप देखेंगे वाटर और बायोटा में भी है, गंगा रिवर में, डॉल्फिन्स में मिला है ये। सिमिलरली आप देखेंगे एटमॉस्फेयर में भी पार्टिकुलेट मैटर का ये काम करता है, ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म पार्टिकल्स जो एक से दूसरे जगह फ्लो करके जाते हैं, उन पे बैठ के ये पीएफएस एक से दूसरे जगह चला जाएगा, यानी कि ये वेक्टर का काम करता है। और इसीलिए जब भारत पीएफएस को रेगुलेट करता है तो ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ, ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी, ना सिर्फ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, पर जो भारत के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जिसको हम एजेंडा 2030 के नाम से जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, उसको भी अचीव करेगा। कितने सारे? करीब करीब 8। आप देखें एसडीजी 3, 6, 9, 12, 14, 15, 16, इन सब को आप अचीव कर सकते हो जब आप पीएफएस को रेगुलेट करोगे। तो आखिरकार अंततः ये डिस्कस कर लेते हैं कि पीएफएस को रेगुलेट करने के लिए भारत को करना क्या चाहिए। सबसे पहले मॉनिटरिंग करिए। इंडस्ट्रियल एरियाज के पास ना सिर्फ वाटर बॉडीज, वहां का जमीन, वहां का मिट्टी को आप टेस्ट करिए, देखिए पीएफएस का लिमिट क्या हायर लिमिट से ऊपर चला गया है। सिमिलरली पीएफएस का हायर लिमिट एस्टैब्लिश करिए।
कौन कौन से पीएफएस का क्या लाइफ साइकिल है, कितना डेंजरस है, उस पर रिसर्च करिए। जब तक रिसर्च नहीं होगा पॉलिसी पेपर तैयार नहीं होगा। पॉलिसी पेपर तैयार नहीं हुआ तो इन्फोर्स क्या करेंगे? इसलिए आप देखें, सबसे पहला मॉनिटरिंग करिए, इन्वेंटरी निकालिए, रिसर्च निकालिए, कितने सारे पीएफएस हैं, क्या क्या उनका दुष्प्रभाव है, नेगेटिव इंपैक्ट है, डिटरमिन करिए। तीसरा, पोल्यूशन और इसको रेमेडिएशन करने के लिए फायर फाइटिंग फोम स्टॉक्स रिप्लेस करिए, क्योंकि हमारे फायर फाइटिंग वाले जो फोम होते हैं उसमें पीएफएस का भरपूर प्रयोग होता है। अल्टरनेटिव्स खोजिए। सिमिलरली आप देखेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटा शुड शो सेक्टोरल यूज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इटली का फैक्ट्री बंद हुआ तो भारत में स्टैब्लिश कर दिया। ये जो आउटसोर्सिंग चल रहा है इसको रेगुलेट करिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे भारतीयों के जान का सवाल है ये। एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लाइव्स ऑफ द इंडियन सिटीजंस। तो आई होप दोस्तों, पर फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस, पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस पे ये जो डिस्कशन था आपको पसंद आया, आपने सीखा समझा कुछ नया। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो इटली एक्सपोर्ट कर रहा है भारतवर्ष को, क्या ये जायज है? ये जो भारत इंपोर्ट होने दे रहा है, क्या ये जायज है? और अगर कल के दिन इस पीएफएस के चलते रत्नागिरी के स्थानीय लोगों का कोई नुकसान होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? इटली का वो फैक्ट्री, इंडियन कंपनी का वो सीईओ जिसने वो इंपोर्ट किया, या भारत की सरकार? लेट मी नो योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। इस डिस्कशन का पूरा पीडीएफ, स्पेशली अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं या बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं, मेरा सुझाव है इस टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ जाएं, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वैल्यू एडेड मटेरियल, समय समय पे मंथली करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड रहता है। सर्च करेंगे टेलीग्राम पे बाय द नेम भुवन स्टडी IQ। इस डिस्कशन से आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, कमेंट है, आपका सजेशन, आपका फीडबैक, आपका कमेंट सराखों पे, या तो हमको आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, या जुड़े सीधा हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, सेम नाम से मैं आपके लिए उपलब्ध हूं, भुवन स्टडी IQ। जाने से पहले जल्दी से बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट से जो साल 2026 में सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं, स्टडी IQ का सक्सेस इन प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, ये जो हमारा क्रैश कोर्स है जहां पे प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई होती है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग पे हम काम करते हैं, डेली बेसिस पे 50 सवाल अलग से लगाया जाता है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके क्लासेस बहुत जल्द शुरू हो रहे हैं। SIP के बैच में, सक्सेस इन प्रीलिम्स के बैच में, मैं ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो CSAT का भाग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। अगर आप SIP के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, माई सजेशन स्टडी IQ के वेबसाइट या ऐप पे आप जाएं और साइन अप करें यूजिंग योर फेवरेट कूपन कोड BALIVE। और क्योंकि मैं स्टडी IQ की तरफ से ज्योग्राफी ऑप्शनल का फैकल्टी हूं, आप में से वो सारे स्टूडेंट्स जो ज्योग्राफी ऑप्शन लेके अपने 2026, 27 या 28 अटेम्प्ट के लिए बढ़ना चाहते हैं, आपको बस इतना बताऊंगा मैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल का मैक्सिमम ओवरलैप है जनरल स्टडीज के साथ। प्रीलिम्स में 30 सवाल 100 में से ज्योग्राफी एनवायरमेंट, मेंस में GS पेपर 1, 2, 3 सीधा सीधा ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का एप्लीकेशन होता है। और इसीलिए जैसा मैं हमेशा कहते आया हूं, इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप रखेंगे अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव एज पे। इसके लिए आप साइन अप करें, एडमिशन लें ज्योग्राफी ऑप्शनल बाय भुवन झा के बैच में। साइन अप के दौरान एज यूजुअल अपना फेवरेट कूपन कोड BALIVE उपयोग करना ना भूलें। आई होप ये डिस्कशन पसंद आया। वंस अगेन मे आई प्लीज रिक्वेस्ट माई ऑडियंस टू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कॉमेंट। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको हमारे अगले प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।